नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। चर्चा के इस एपिसोड में हम कुछ खास बात करने जा रहे हैं। ये खास बात है असल में हमारी अपनी ज़िंदगी के बारे, आपकी ज़िंदगी के बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में। साल 2023 कैसे खुश रहा जा सकता है, गुड वाइब्स हमारी ज़िंदगी में कैसे क्रिएट की जा सकती है, मोटिवेशन कहाँ से मिल सकता है, इसे समझेंगे। हमारे पास आज एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं और आपसे परिचय भी करवा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विवेक अत्रे जी। थैंक यू। यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, फॉर्मर IAS ऑफिसर, किताबें भी लिखी हैं आपने। जब आप खुद को उस भूमिका में देखते हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, आपको क्या मोटिवेट करता है? हाउ यू स्टे मोटिवेटेड? मुझे लगता है मेरे ऊपर कोई ब्लेसिंग है कि आई हैव ऑलवेज बीन मोटिवेटेड इन माय लाइफ। जी। शाम को अगर आपको परेशान भी हुए तो अगले दिन सुबह वो परेशानी में रखता नहीं हूँ। सो आई वेक अप इन द मॉर्निंग विद एनर्जी। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बाद इस पे मेहनत भी करनी पड़ती है। यू बिकम मोर मोटिवेटेड बिकॉज यू आर मोटिवेटिंग अदर्स। जी। तो जो बात आप दिल से करते हैं वो फिर ज्यादा असरदार होती है। अगर आप ऊपर ऊपर से करते हैं तो बात नहीं बनती। जी। अगर मैं खुद मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा और मैं मोटिवेशनल लेक्चर दूं तो वो जाहिर हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है। तो वाइब्स जो हैं, जो एनर्जी है, वो बहुत रिफ्लेक्ट होती है इसमें। सो आई थिंक आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, बट यस आई एम इंस्पायर्ड बाय स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज, बाय स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, बाय गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और यूथ बहुत मोटिवेट करता है। आपको यूथ बहुत मोटिवेट करता है और कहीं ना कहीं यू वर क्वाइट यूथ जब आपने अपनी जॉब जो है यू रिजाइंड एज एन IAS ऑफिसर। क्या वहाँ पे मोटिवेशन कम मिल रहा था आपको जिस वजह से आपने जॉब छोड़ी, सर्विस, जो ड्रीम जॉब हम इंडियंस की होती है IAS ऑफिसर बनना, तो वो जॉब छोड़ देना, इट वाज क्वाइट करेजियस, मैं कहूँगी कि डिसीजन। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। जब मैंने छोड़ी तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ तो सब लोगों ने कहा बोल्ड डिसीजन, जो आपने कहा करेजियस डिसीजन। तो मन ही मन कई कह रहे होंगे बड़ा स्टूपिड डिसीजन है उस टाइम। लेकिन 5 साल के बाद अब मुझे सिर्फ तारीफ ही मिलती है उस बात की। कहते हैं यार विवेक तुमने बहुत अच्छा किया। IAS ऑफिसर्स भी कहते हैं, बाहर के लोग भी कहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, एक वक्त आता है जब एक ड्रीम जॉब को भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप उसमें एक तो आपने कंट्रीब्यूट कर दिया है। 25 साल मैंने जॉब की, 25 इयर्स। ठीक है, 35 तक कर सकते थे, अनदर 10 इयर्स। लेकिन वो 10 इयर्स मुझे लगा कि आई कैन बी मोटिवेटिंग द यूथ। आई रियलाइज कि यूथ जो है वो परेशान है, प्रेशर में है, स्ट्रेस में है, कंपटीशन है, पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर। जी। और मेरे एक फ्रेंड के बेटे ने, अनफॉर्चुनेटली कॉलीग के बेटे ने सुसाइड कर लिया। मेरे अपने फैमिली में मैंने यंग लोगों को देखा, स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो आई रियलाइज्ड कि यूथ को बहुत जरूरत है। तो मैंने जब रिजाइन किया तो ये रीजन पॉजिटिव रीजन था कि मुझे कुछ और करना है। IAS में रह के कोई दिक्कत नहीं होती है, 10 साल और बढ़िया निकल जाते। बट नाउ आई हैव चैलेंज माई सेल्फ टू डू समथिंग मोर फॉर सोसाइटी, राइट, इसलिए रिजाइन किया। So since you are motivating the society, सोसाइटी में अभी हम देखें, स्पेशली मैं कोविड के बाद की बात करूँगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑफ कोविड लॉकडाउन, सबको एहसास हुआ, जिससे भी मैंने बात की, कि कोविड लॉकडाउन ने ये रियलाइज़ कराया है कि ज़िंदगी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जिंदा है, हेल्दी हैं, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही हमारी दिनचर्या सामान्य हो गई, हम सब दोबारा उसी मैश में इन्वॉल्व हो चुके, अपने किसी न किसी चीज़ को चेज कर रहे हैं। किसी को महंगी गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए लगा हुआ है, किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को किसी से बदला लेना है, तो किसी को कुर्सी का मोह जो है वो ज़्यादा है। कैसे खुशी की चाबी जो है वो कहाँ गुम हो गई दोबारा से? बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा कहा। और इसमें मैं थोड़ा सा लंबा आंसर दूंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। लॉकडाउन में क्या हुआ कि हमें एक रिमाइंडर मिला, डिवाइन रिमाइंडर जी। मैनकाइंड 2000 के बाद अगर आप 2020 तक देखें
तो ह्यूमन काइंड पूरे वर्ल्ड में कोई प्रायोरिटीज सही नजर नहीं आ रही थी। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गई, भागे जा रहे हैं सब लोग, पेरेंट्स के साथ फैमिली के साथ भी टाइम कम हो गया, डिनर टेबल, लंच टेबल, ब्रेकफास्ट टेबल पे कॉन्वर्सेशन खत्म हो गए, आपस में मिलना जुलना खत्म हो गया। वो चाय पकौड़े में जो हम लोग बैठ के बात करते थे वो अब हम कैफे में ही मिलते हैं, घर पे नहीं जाते एक दूसरे के। सो सोसाइटी बिकेम अ लिटिल टू फास्ट। और प्रायोरिटीज भी जैसे आपने कहा, गाड़ी, बंगला, मनी। सो मनी, पावर एंड फेम, दीज आर द 3 मटेरियलिस्टिक परसूट्स जो मैं अपनी टॉक्स में बोलता हूँ। तो होता क्या है कि हम लोग उस रुझान में चले गए, तो एक डिवाइन रिमाइंडर आया कि थोड़ा संभल जाओ। कोरोना आया, 2 साल हम बंद रहे एक तरह से, सब लोग फैमिली के साथ रहे, अच्छा लगा सबको, एनवायरनमेंट प्योर हो गया, और हम वो नहीं कर पाए जो हम करते रहते थे, जिसको वी टुक फॉर ग्रांटेड कि ये तो है ही, वो नहीं हो पाए। थोड़े दिन तो हम मतलब बाहर नहीं जा पाए, फिर उसके बाद स्विगी जोमेटो शुरू हो गया, कुछ और शुरू हो गया। तो देन ग्रेजुअली वी केम बैक टू वेयर वी वर अर्लियर इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट्स। लेकिन हमारा माइंड जो है वो संभलना चाहिए था। कुछ लोगों का संभल भी गया, कुछ लोग ऑपोजिट डिप्रेशन में भी चले गए। जी। और ज्यादातर लोग जो आपने कहा उसी तरह, जिसको बोलते हैं धड़ल्ले से वापस उसी चीज में आ गए। बट द पॉइंट इज दैट दे शुड हैव रियलाइज्ड दैट वी शुडंट टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अब वो उसी चीज को हम दोबारा अगर करेंगे तो वो डिवाइन रिमाइंडर का उतना फायदा नहीं। लेकिन कुछ लोगों को वो फायदा हुआ जी। उन्होंने अपने इनर जीवन में काम किया, माइंड को उन्होंने संभाला, और जो मेडिटेशन की तरफ गए, जो क्रिएटिविटी की तरफ गए, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ गए, वो अच्छे रहे। जो अब वहीं वापस पहुंच गए हैं जहां से शुरू हुए थे, वो फिर उनके लिए थोड़ा सा दोबारा से डिवाइन रिमाइंडर ना आ जाए। सो दे हैव टू बी अ लिटिल बैलेंस्ड, मुझे ऐसा लगता है। जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक जो टाइम है, दिन के 24 घंटे ही समय है, और खासकर हम भारतीयों की बात करें या फिर जो हमारे दर्शक हैं जो बाहर बैठे हैं उनकी भी बात करें, तो टाइम बहुत बड़ा एक इशू है, मसला है। इसको बैलेंस करने में कई बार चीज़ें पीछे भी छूट जाती है, तो एक गिल्ट फैक्टर भी हम उसको लेकर जो है महसूस करने लगते हैं। इस गिल्ट से कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए क्या कुछ टेक्निक्स? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत जरूरी चीज है। प्रायोरिटाइजेशन उससे ऊपर है जी, कि प्रायोरिटी हमारी क्या लाइफ में, किस चीज पे हम टाइम बिता रहे हैं जी। एक तो आपको 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए ही। वो लोग 5-6 घंटे सो रहे हैं आजकल, क्योंकि रात को फोन है, टीवी है, मूवी है, नेटफ्लिक्स है, लेट सोए, जल्दी उठे, जल्दी क्योंकि ऑफिस है, सो हेल्थ उससे डाउन हो रही है। तो टाइम टू स्लीप इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, फैमिली टाइम इज इम्पोर्टेंट, और सेल्फ डेवलपमेंट टाइम इज इम्पोर्टेंट। ये 3 बहुत जरूरी हैं, और काम के चक्कर में ये तीनों स्क्वीज हो रहे हैं, काम के उसमें और एक दौड़ के चक्कर में जी, कि मुझे पार्टी में जाना ही जाना है, मुझे वहां 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बिताने हैं। मैं ब्रैग नहीं कर रहा, पर मैं आधे पौने घंटे में निकल आता हूँ। अगर कहीं जाना भी पड़े जी, तो मिल लिए सबसे, उसके बाद आप निकल आइए। दैट्स नॉट माई थिंग। चलो मैं ड्रिंक भी नहीं करता तो और अच्छा है। तो आप जब घर आ गए, आप वो चीज में आ गए जहां पे आपके पास टाइम रखना चाहिए आपको, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो क्वालिटी टाइम फॉर रीडिंग, फॉर मेडिटेशन, फॉर फिजिकल एक्टिविटी, फॉर फैमिली टाइम, और फिर आप अपने काम में भी ज्यादा फोकस करेंगे। तो आपको कुछ कठोर फैसले लेने पड़ेंगे टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि मुझे ये चीज जो वेस्ट ऑफ टाइम है इसको एलिमिनेट करना है। और अगर मैं नेटफ्लिक्स 5 घंटे देख रहा हूँ, 3 घंटे देख रहा हूँ, तो मुझे 1 घंटे ही देखना है, तो फिर आगे चलो। लेकिन जिस चीज़ को आपने कहा कि आप 1-1.5 घंटा अगर किसी जगह पे गए हैं, किसी सोशल इवेंट में, तो आपने दिया और आप वापस आ गए, बट बहुत से लोग उसको अफोर्ड करने की सिचुएशन में नहीं होते, क्योंकि फिर अगर आप छोड़कर जाते हैं तो आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि क्या वक्त इन्हीं के पास नहीं है, हमारे पास भी वक्त कम है, लेकिन हम सब इकट्ठा हुए, हम सब एक दूसरे से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं। तो ये एक आलोचना जो है वो आसानी से इसका सामना करना। वैसे ना हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। हाँ, तो मैं बचपन से मैं भी सोचता था, क्रिकेटर था, अंडर 15, अंडर 19, तो मैं देखता था मैं कोच क्या सोच रहे होंगे, पापा क्या सोच रहे हैं, मम्मी क्या सोच, आउट हो गया तो क्या होगा। अगर ओवर थिंकिंग करते हैं, जो बच्चे आजकल यंग लोग बहुत कर रहे हैं ओवर थिंकिंग, इंस्टाग्राम ये वो, तो ओवर थिंकिंग से हमारा नुकसान ही होता है, तो जो परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट भी होता है। तो अगर हम यही सोचते रहें कि अगर मैं वहां नहीं गया तो क्या सोचेंगे लोग, कई बार मैंने देखा है कि 5 चीजें ऐसी छूट जाती हैं जो आपको
इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज यू वेंट टू वन सोशल ओकेजन। मान लो दूर भी था, वो दिल्ली भी जाना पड़ा, कुछ और है। सो पॉइंट ये है कि एक मैंने अच्छा सा मैसेज बनाया, आई एम नॉट एबल टू मेक इट बिकॉज ऑफ दिस। मैंने इसी में काम चला लिया कई बार कई बार फोन करके काम चला लिया जी। कई बार उस दिन मैं नहीं जा पाया, 2 दिन बाद उस व्यक्ति के ऑफिस जाके या घर जाके गिफ्ट देके या वॉट एवर इट इज, चाय कॉफी पी के आ गए, वो खुश। तो कई बार हमें ये फैसला लेना पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, उसको थोड़ा सा साइड में करके जो जरूरी है वो करना है टू एन एक्सटेंट। फिर वही बैलेंस वाली बात है, ओवरडू कुछ भी नहीं करना जी, और ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। उस पर हम बात और करेंगे अभी। बिल्कुल। विवेक अत्रे जी, ब्रेक पर जाने से पहले ओवर थिंकिंग पर हम बात कर रहे थे। हमारी सोसाइटी की एक जो सबसे बुरी और बड़ी बात जो आजकल दिखती है वो ओवर थिंकिंग दिखती है। वी थिंक अ लॉट, वी आर एक्चुअली ऑलवेज ऑन। हमारा माइंड जो है ना वो कभी ऑफ नहीं होता। हिमाचल के लोग, मेरी वाइफ भी हिमाचल से, तो मैं कई बार and I'm married in Himachal. I am also married in Himachal. जी। So they sit in the sun for 2-3 hours even today. वो ज्यादा बॉदर नहीं करते। मैंने देखा लोग बैठे हैं तो बैठे हैं। दिल्ली का व्यक्ति खाली नहीं बैठेगा, उसका फोन उसके साथ है, जब भी वो 1 मिनट हुआ फोन अपना करेगा। हम लोग ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं कि हम सोचते हैं कि कोई रेस है। सेकेंड रीजन इज वरी, स्ट्रेस एंड फियर। तो जो यूथ है 18-20 साल का, उसको फियर ये है मेरा करियर क्या होगा। जो रिलेशनशिप में है वो टेंशन में है, तो वो ओवर थिंकिंग कर रहा है रिलेशनशिप के बारे में। कोई और है जो करियर चेंज करना चाह रहा है या प्रमोशन नहीं मिला, वो उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो हम अपने आप को थोड़ा टॉर्चर कर लेते हैं। कई बार जो ओवर थिंकिंग और वरी है वो नेगेटिव रिजल्ट कभी आता नहीं है उसका, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ वरी है वही हमें मार देता है। अल्टीमेटली होगा क्या वो हमारे हाथ में नहीं है, बट वी कैन कंट्रोल आवर माइंड। अब माइंड है तो बड़ा डिफिकल्ट, लेकिन थोड़ा बहुत तरीके में 3-4 बताता हूँ यूथ को कि कैसे ओवर थिंकिंग कम कर सकते हैं। नंबर 1 एज आई सेड इज फिजिकल एक्टिविटी। आपने अगर दौड़ लगाई, रेस लगाई, बैडमिंटन खेली, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल खेला, तो आपको ओवर थिंकिंग करने का मन नहीं करेगा। आपके हैप्पी हार्मोन्स चल रहे हैं, टाइम पे सो जाएंगे। वो जो इनका लास्ट सीन आता है ना 4:30 AM, तो अब 4:30 AM लास्ट सीन का कोई औचित्य नहीं है, बिल्कुल कोई रीजन नहीं है। यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम। ठीक है, 12 बजे सो जाइए, बट दैट इज अ जनरेशनल प्रॉब्लम विद द यूथ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोकना चाह रही हूँ कि जिस प्रोफेशन से मैं आती हूँ, वो अलग बात है। पत्रकार है और उनका बिल्कुल ही एक डिफरेंट वर्क कल्चर है। ज्यादातर बोलेंगे मैं 2 बजे सोता हूँ, मैं 3 बजे सोता है ना, हाउ दे से कि आई एम अ जर्नलिस्ट, तो आई स्लीप बाय 2 AM 3 AM, तो ये बहुत ही कॉमन है। वो प्रोफेशन रिलेटेड है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते और वो जायज है। इट इज योर जॉब। अब कोई पुलिसमैन है, वो नाइट बीट पे है, तो वो रात भर जागेगा ना। लेकिन अगर मेरे पास चॉइस है जी, और मेरा सुबह ऑफिस है या स्कूल है या कॉलेज है, 8 बजे जाना है या 9 बजे जाना है या 10 बजे जाना है, और मैं 5 बजे तक जागा हुआ हूँ, तो फिर ऑब्वियसली आई एम सैक्रिफाइसिंग समथिंग। तो मुझे लगता है ओवर थिंकिंग की वजह से हम अपने आप को स्ट्रेस आउट कर रहे हैं। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो एक मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटी, एक मेडिटेशन। यंग एज में मेडिटेशन शुरू कर दें। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक बड़ी मेरी फेवरेट बुक है, परमहंसा योगानंदा। ही सेड एवरीथिंग कैन वेट फॉर यू बट योर सर्च फॉर गॉड कैन नॉट वेट। तो कहते हैं कुछ टाइम तो दीजिए अपने स्पिरिचुअल लाइफ को जी। उससे आपकी बाकी टाइम ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स रहेंगे। हम वाइब्स की बात कर रहे थे। थर्ड इज रीडिंग गुड बुक्स, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड नहीं होती बुक। ऑडियो मैसेज आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो, लेकिन बुक जब आप चाहे फोन पे पढ़ रहे हैं चाहे हार्ड कॉपी पढ़ रहे हैं, यू नीड टू स्पेंड टाइम, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा अगर आप किताब पढ़ रहे हैं कोई। यंग लोगों को एक तो नॉलेज मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। फोर्थ आई वुड से इज क्रिएटिव थिंकिंग। आपकी गिटार क्लास, आपकी डांस क्लास, आपका योगा जो कि फिजिकल एक्टिविटी भी है, आपका आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री, स्पोर्ट्स, इन चीजों से भी आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी। तो these are 4 ways in which you can reduce your overthinking for your benefit. कई बार बोलते हैं कि अगर आपको अपने करियर में सक्सेसफुल होना है तो आपको करियर ओरिएंटेड चीज़ों पे ही ज़्यादा, उससे रिलेटेड चीज़ों पे ही ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या ये कंट्रीब्यूट करती हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन? एब्सोल्युटली। आप ये देखो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आउटपुट जी। अगर मेरा जॉब 8 घंटे का है या मेरी पढ़ाई 5 घंटे की है, जो भी मैंने करना है,
बाकी टाइम में मैं क्रिएटिव हूँ, म्यूजिक में हूँ, किसी चीज में हूँ, तो मैं आके वापस जब मैं पढ़ता हूँ या काम करता हूँ, आई विल बी मोर एनर्जेटिक. I'm looking forward to that. I have channelized my energy. I have channelized my energy. During work, I'm looking forward to my guitar class. During my guitar class, I'm feeling good. And then I know that I'll go back to work and come back to guitar if it's my first love. So I need to make sure that I'm energetic at work. I'll be energetic at work if I'm doing some creative activity जो जिनको time देने की बात है. उससे क्या होगा? I'll be at my best. Otherwise, I'm at my worst. I'm bored. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सिर्फ स्प्रेडशीट्स और टैली और नंबर्स और अकाउंट्स करे जा रहा है और करे जा रहा है और करे जा रहा है और लोग स्टॉक मार्केट में पागल हो जाते हैं या जो भी कर रहे हैं, उसकी लाइफ नहीं है. एंड देन वन डे यू आर सडनली गॉन. क्या किया आपने लाइफ में? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक. बिल्कुल. भारत जैसे समाज में जहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर्स है, एक जो कॉमन सी चीज़ है वो देश के नागरिकों में, वो एक डिप्रेशन है. आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, और डिप्रेशन की मूल वजह आपको क्या लगती है और इससे हटकर कैसे जिया जा सकता है, क्योंकि आपके पास चैलेंजेस की भरमार है? आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड लाइव्स हैं. सोक्रेटिस थे, ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने बोला बिवेयर द बैरननेस ऑफ अ बिजी लाइफ. बहुत ज्यादा व्यस्तता जो है बंजर जमीन की तरह है. तो आपने जिया तो है ही नहीं, फिर जिए ही नहीं आप. अब बिजी रहे बस. बिजी होना एक फैशन भी है जी. बिजी कौन है आपसे मैं पूछता हूँ. Why do you call it fashion? फैशन इसलिए कि वो कहते हैं कि मैं तो आई एम वेरी बिजी यार, आई हैव नो टाइम, दिस इज माय स्टेटस सिंबल. अच्छा. वो है, अगर वो बोलता है यार मैं तो खाली बैठा रहता हूँ, उससे तो उसका मतलब उसका सोशल पोजीशन उसकी बढ़ती है अगर वो दिखाता है कि मैं बहुत बिजी हूँ. फैशन एंड इट्स लाइक अ ट्रेंड. A rural person or watchman at the railway crossing, वो वॉचमैन जो है उसने 2 बार ही रेलवे क्रॉसिंग खोलनी, अगर एक ही ट्रेन आती है उसके गांव की उसकी जगह, वो बाकी टाइम खाली बैठा ना. वो रेडियो सुन रहा है, वो गाय चल रही है उसको देख रहा है, एक कोई ताऊ आ गया उसके पास उसके साथ बात कर रहा है. उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो आप, पीसफुल. city goer who goes in the metro, who travels in the auto, who reaches the destination, वहाँ बॉस से डांट पड़ जाती है कि तुम 10 मिनट लेट हो गए, फिर वो पूरे दिन काम करता है, फिर वापसी में वो सिटी गोअर है, फिर उसका फोन चल रहा है, फिर इंस्टाग्राम चल रहा है, फिर उसने पार्टी में भी जाना है, फिर घर जाके वो किससे लड़ता है? अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से लड़ती है, क्योंकि ऑफिस में तो यू आर एट योर बेस्ट बिहेवियर, बॉस से नहीं लड़ता कोई. सो देन आई एम ओवर वर्किंग एंड कॉम्प्लिकेटिंग माई लाइफ व्हेन आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट. एंड देन आई सी दैट आपने गाड़ी की बात की कि उसने गाड़ी ले ली, वो मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है, तो मैं डिप्रेशन में आ गया. पैंडेमिक तो लाइफ के जो पैरामीटर्स हमने सेट किए हुए हैं कि किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो वो सक्सेसफुल है, जबकि ऐसा नहीं है. एक मैं गोलगप्पे वाले का एग्जांपल देता हूँ अपनी टॉक्स में. वो गरीब है, उसका सेंट कबीर चंडीगढ़ के पास एक गोलगप्पा स्टॉल है, बहुत गरीब है उसका. आप देखते हैं डब्बा कार्डबोर्ड का है, पानी भी ऐसा है कि मतलब हम लोग नहीं रुक के वहां पे गोलगप्पा खाते, लेकिन लेबर के लोग रुकते हैं, साइकिल वाले लोग रुकते हैं, दे कांट अफोर्ड अ बेटर प्लेस, दे हैव दैट गोलगप्पा. एक दिन मैं रुका उसके पास, मैं उससे पूछा आप मुस्कुराते रहते हैं इतने, मतलब ज्यादा कोई संपन्न तो लगते नहीं है, तो क्या वजह है? उसके बारे में मैंने लिखा भी जी. तो ही वॉज सो डिलाइटफुल अ पर्सनैलिटी. और जो अमीर आदमी है, रिच से रिच, हो सकता है वो ग्रम्पी टाइप हो और ये खुश टाइप है, तो कोई तो वजह है ना कि वो अंदर की बात उसकी वो सॉर्ट आउट कर रहा है और ये लोग हार रहे हैं. असली जीवन क्या है? तो हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ लाइफ. एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आई कैन से जी. नाउ हैप्पीनेस हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? वो लंबरगिनी की तरफ अगर आप भाग रहे हैं, आपके पास अभी ऑल्टो है, तो फिर आप काफी दूर जाना है आपको और उसी में आप दुखी हो जाएंगे बस. फिर डिप्रेशन कम्स फ्रॉम ओवर डिजायर, ओवर स्ट्रेसिंग आउट ऑन अचीवमेंट. सो डिप्रेशन को कम करने के लिए वी हैव टू सिंप्लीफाई आवर लाइव्स, प्रायोरिटाइज. अल्टीमेटली बच्चे बड़े हो जाते हैं जल्दी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना हम भूल जाते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, फिर आप सोचते हैं क्या खोया क्या पाया, वो गाड़ी के पीछे मैं भागता रहा और मेरा बच्चा बड़ा हो गया. सो दीज आर थिंग्स वी नीड टू रियलाइज व्हेन वी आर. जब हम सिंप्लिसिटी की बात करते हैं तो क्या हमें अपनी लाइफ में ये चीज़ भी ऐड करनी चाहिए कि हम
ये जो सोशल एक्सपोजर है ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पर घंटों लग जाते हैं हर एक इंडिविजुअल के। डाटा यूजेस इतना ज़्यादा देश में बढ़ गया है, इस पे ऑफर्स भी आ रहे हैं कि आप इस कंपनी से इतने कम रुपए में इतना ज़्यादा डाटा मिल रहा है। तो यानी कि ये पता है सबको कि डाटा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। विवेक जी, सिंप्लिसिटी की मैं बात कर रही थी, और जब से मुझे लगता है, दिस कुड बी ओनली माय ऑब्जर्वेशन, जब से सोशल वेबसाइट्स, मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हमारी लाइफ में इंट्रोडक्शन हुआ है, तब से हमारी लाइफ से सिंप्लिसिटी जो है वो छूमंतर हो गई है। बिल्कुल सही बात है। आप याद करिए पुराने वक्त जब छोटे थे आप, या किसी टाइम में जब स्कूल जाते थे, मोबाइल नहीं होता था, फोकस किस चीज पे होता था? खेलने पे बच्चों का होता था। जो बड़े लोग हैं वो गपशप करते थे बैठ के, या सैर पे चले जाते थे तो बैठ के तारे देख रहे हैं। आजकल कौन कर रहा है? तो सिंप्लिसिटी इज बेसिकली गोइंग डीपर इनटू वन और टू थिंग्स, whereas complicated lives are going peripherally into 100 things. सिर्फ सरफेस पे 100 थिंग्स को आप स्किम कर रहे हो, तो वो हो गया अभी। डेप्थ कम हो गई है और एक्सपेंस आपका जो वाइड स्प्रेड हो गया है, तो उससे क्या हुआ है कि आप एक सरफेस पे जी रहे हैं। तो सिंप्लिसिटी इज टू अनकॉम्प्लिकेट डी क्लटर। आजकल बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि घर को भी डीक्लटर करो। जितना सामान आपके लॉबी में या रूम में पड़ा हुआ है वो आप मिनिमलाइज कर दो। वो आजकल शोज भी आते हैं इस पे, मिनिमलिस्टिक लिविंग। सो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी कम हो जाएगा। और हार्वर्ड की एक स्टडी है कि लॉन्ग हैप्पी लाइव्स आर लेड बाय दोज हु हैव डीपर कॉन्वर्सेशंस। अब डीपर कॉन्वर्सेशन पहले होती थी, वो पड़ोस की दो लेडीज बातें कर रही हैं, 1.5 घंटा बातें करे जा रही हैं। अभी उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो अपना फेसबुक पे कुछ पोस्ट करना है, सेल्फी क्लिक करके लगाना है, ब्लॉग्स बनाने, तो काफी कॉम्प्लिकेट हो गए हैं। सिंपल लिविंग मीन्स बेसिकली वी कट आउट अ फ्यू थिंग्स, यू एलिमिनेट सर्टन थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ जो आपको क्लटर कर रही हैं। हो सकता है वो एक ग्रुप है ऐसा जो रोज बैठ के दूसरों की गॉसिप करता है ऑफिस में, उससे अच्छा आप जॉगिंग या वॉक पे चले जाते हैं उस टाइम 5 बजे 6 बजे जो भी है, या आप ड्रिंक पे निकल गए तो वो भी एक अनएंडिंग सागा है। तो फिर तो आप शाम आपकी गई, फिर आपकी फैमिली वेट करे जा रही है। तो टू डी क्लटर सर्टन थिंग्स एंड देन सिंप्लीफाई योर लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूँ कि बुजुर्गों के बारे में भी बात हो, जिनके पास समय बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी दे फील लैक ऑफ मोटिवेशंस। उनके लिए कुछ टेक्निक्स ऐसी जो कि उन्हें लाइफ के लिए मोटिवेट करती रहे, क्योंकि अब वो ज़िंदगी के ढलान की तरफ हैं और उनका मोटिवेटेड होना भी बहुत ही अहम है। बहुत अहम है, क्योंकि उनको हम देखते हैं कि वो हमारे से सीनियर हैं जी। बच्चे देखते हैं नाना जी दादाजी को, तो वो अगर उदास हैं तो फिर द होल फैमिली बिकम्स टेंस। होता क्या है कि सोसाइटी थोड़ी सी एक तो प्रायोरिटाइज नहीं कर रही एल्डरली को। मैं डिप्टी कमिश्नर पंचकुला भी रहा हूँ, मैंने देखा बहुत से लोग अपने ओल्डर जनरेशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और सीरियस केसेस भी आए हमारे पास। दूसरी बात ये कि जो रिटायरमेंट के बाद लोग महसूस करते हैं खालीपन, वो इसलिए है कि वो हमेशा अपने जॉब से ही जुड़े रहे और कुछ उन्होंने क्रिएटिव नहीं चुना। अभी भी आफ्टर 60 व्हेन दे रिटायर और 65 और व्हाटएवर दे रिटायर, एक दो क्रिएटिव चीजें चुन लें। जैसे आपने देखा है लाफ्टर क्लब्स हैं, योगा क्लब्स हैं, कोई वॉकिंग क्लब है, कोई म्यूजिक क्लब है, कोई सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है, उसमें एक्टिव हो जाएं तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और बिजी भी रहते हैं। जो लोग रिटायरमेंट के बाद बिजी रहते हैं वो ठीक रहते हैं। एक हमारे अंकल है मिस्टर वीके कपूर, फॉर्मर आईपीएस, वो एग्जाम्पल है हम सब के लिए। वो मतलब ही लाफ्स एंड ही इज अ हार्टी पर्सन, 80 के होने वाले हैं शायद। वो इतने ज्यादा जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं, हम उनको देख के इंस्पायर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग रिटायरमेंट के बाद एकदम बेचारे बुझ से जाते हैं। तो हर एक ने रिटायर होना है, ऐसा नहीं कि कोई यूथफुल रहेगा हमेशा। अब शाहरुख खान भी थोड़ा ढलान पे आ गया, अमिताभ बच्चन भी अब बहुत सीनियर हो गए जी। तो विराट कोहली भी अब कैप्टन नहीं रहे, तो धीरे धीरे सबने मतलब आगे को जाना है। सो आई थिंक इट्स द माइंडसेट, और उनको हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखना है बुजुर्गों को। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था आदर सम्मान, तो उनको कम से कम हम रिस्पेक्ट दें, उसी से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है।
कोई यंगस्टर वॉलंटियर करके बुजुर्गों की बात ही सुन ले, जाके उनकी कहानियां सुन ले पुरानी वाली, वही बड़ा अच्छा है। दे नीड टाइम, दे नीड टाइम। टाइम हम सबके पास बहुत ही लिमिटेड ही है, लेकिन इस बीच मैं समझना चाहूँगी कि एम्पैथी, हमें पता है हमें क्या चाहिए, लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें क्या चाहिए? क्यों इस तरह की जो भाईचारा की बात होती है या फिर एक एक्सचेंज ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये भी इंडियन सोसाइटी से थोड़ी सी जो है अलग थलग पड़ती नज़र आ रही है। एक्चुअली अब थोड़ी सी हायर लेवल की कॉन्वर्सेशन हमारी शुरू हो गई है। ये एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि जब हम अपने सेल्फ के बारे में सोचते जा रहे हैं तो वो तो बड़ी रूटीन सी बात है। एवरीबडी सेल्फिश। व्हेन यू डू समथिंग फॉर अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, दैट इज एम्पैथी। कि आई पुट माई सेल्फ इन हिज शूज, मैं उसकी तरह सोचूं, उसका पेन क्या है मैं महसूस करूं। एंड आपने टाइम की बात की, मैं 1 घंटा 2 घंटा संडे को स्पेंड कर रहा हूं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, या अंडर प्रिविलेज लोगों को किसी तरह भी हेल्प कर रहा हूँ, वॉलंटियर कर रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा हूँ। सो एनी बिजी पर्सन कैन टेक आउट 2 hours per week. बिल्कुल। It depends on what I want. I can go malling or shopping or partying. I can also spend time with them. So it's my choice. If I have empathy, I will do something for others without expecting anything in return. वो व्यक्ति जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, वो एक लाइफ का बड़ा एक अचीवमेंट है, वो बड़ा प्लस पॉइंट है। देन द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू, ऐसे कहते हैं। वो सारा यूनिवर्स देख रहा है कि ये बंदा ठीक है, ये दूसरों की मदद कर रहा है। और जब कोई नहीं देख रहा, तब आप मदद कर रहे हैं। Then the magic happens. The magic happens. You are doing something for others when nobody is expecting it. कई बार you do a good deed and you don't tell anyone about it. ब्रैग करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो सर्विस में रहा हूं, तो मुझे 20 साल बाद कोई मिला भी रिसेंटली, 18 साल बाद शायद। ही वॉज अ यंग बॉय विद हिज मदर, ही हैड कम सम टाइम, नाउ ही इज अबाउट 30 समथिंग। ही केम, ही सेड सर आपको मैं तब मिला था, आपने ऐसे हेल्प की थी। सो आई फील गुड, बट व्हेन आई हेल्प्ड हिम इट वाज नॉट आउट ऑफ एनी एक्सपेक्टेशन। दैट इज द वे यू हैव टू बी। कई बार बात होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से हम करना चाहते हैं, क्योंकि तमाम जो मजबूरियां हैं वो सामने आ जाती हैं। ये कितना ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनने के लिए? आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट है। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हम बॉटल अप रहते हैं, अंदर ही माइंड में चीज़ें रखते हैं। जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो थेरेपी है। राइटिंग थेरेपी होती है एक। जब आप अपने पेन्स को लिख देते हैं, उस कागज को फिर बाद में जला भी दीजिए, चाहे डिलीट कर दीजिए जो आपने लिखा है, आपने अपने मन से वो भड़ास निकाल दी। राइटिंग थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, डांस थेरेपी, ये सब थेरेपीज मानी जाती हैं। देयर इज अ फील्ड, माय डॉटर इज स्टडीइंग दैट फील्ड, इट्स कॉल्ड आर्ट्स बेस्ड थेरेपी। तो ये क्रिएटिव थेरेपीज हैं, उससे हम एक्सप्रेशन के जरिए अपने आप को हल्का करते हैं। जो लोग अब कहते हैं कि men are more quiet, men don't express. Now unfortunately when you see cardiac arrests or heart attacks, the number of men popping off is much greater because they have kept things inside. मेरे 2 फ्रेंड्स चले गए और वो बोलते नहीं थे कुछ ऐसा, लगा नहीं हमें कुछ है जी। तो women have a better way of expressing themselves. बट कहीं ना कहीं क्या ये वजह नहीं है क्योंकि वी वुमेन खुद ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, तो कहते हैं कि औरतें तो बकवास करती हैं? कौन कहता है? किसी को परवाह करने की क्या जरूरत है? आई मीन एक लाइटर पॉइंट बता देता हूँ आपको। एक पार्क में 20-25 लेडीज बैठ के रोज काफी बातें करती थी, शोर वोर मचता था, लोग सैर करते थे। तो एक दिन देखा कि ये सब चुप बैठी हुई हैं। तो कोई आया उनके पास कि आज आप क्यों चुप बैठे हैं, कोई मतलब सैड ओकेजन है या क्या? कहते नहीं, आज हम किसके बारे में बात करें, आज हम सभी आए हुए हैं यहाँ पे। तो गॉसिप किसके बारे में करें? तो वो ठीक है, लेकिन दिस इज अ परसेप्शन। मैं अगर अपने फ्रेंड से रोज मिलता हूँ या मिलती हूँ तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा, मतलब मैंने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, उसके बाद वो बात खत्म हो गई। कह देना ठीक रहता है, कह देना ठीक रहता है। विवेक जी, ट्रैवलिंग कहते हैं कि अगर हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो इससे एक नई तरह की ऊर्जा हमें आती है, इसका संचार होता है। कितना ज़रूरी है ये मोटिवेटेड रहने के लिए? जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो चीज़ों से बोर हो जाते हैं।
तो जब तक वो ट्रैवल नहीं करते, नयापन नहीं देखते, नई चीज नहीं देखते, तो वो स्टैग्नेट हो जाते हैं। सो न्यूनेस चाहिए होती है सबको, और ट्रैवल से हम सीखते भी हैं। जब आप बचपन में कहीं गए तो बहुत कुछ सीखा, जो कि स्कूल में उतना नहीं सीखते जितना मार्केट में जाके, कहीं हिल स्टेशन पे जाके, कहीं बिजी शहर में जाके हम सीखते हैं। वी वॉच एंड लर्न, तो चिल्ड्रन आर वेरी ऑब्जर्वेंट। और जो अडल्ट्स होते हैं उनको भी चेंज चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स नीड दैट चेंज। जब ये पैंडेमिक में एक ही चीज में रहे तभी डिप्रेशन हुआ, उसका नेगेटिव इफेक्ट ये था जी, ट्रैवल नहीं कर पाए। अब हम ट्रैवल करते हैं तो वेदर इट इज विद इन इंडिया, इंडिया में कितना कुछ है देखने को, मतलब कोई नहीं कह सकता कि मैंने इंडिया में सब कुछ देख लिया। नोबडी कैन से दैट, नॉट इवन हाफ। सो यू कैन नॉट अंडरमाइन दैट। आप जाइए जब भी जा सकते हैं, मैं तो कहता हूँ साल में 2 बार। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नजदीक ही जाइए। आप अपने सिचुएशन चेंज करिए बस। उस सिचुएशन में से आप कहीं निकल के थोड़ा बहुत दूर गए, फैमिली के साथ कुछ चेंज किया। मेरे पास एक मालिश वाला आता है, बाबर भी है वो कई ऑफिसर्स और एक्स ऑफिसर्स के जाता है। उसको मैं कई बार बोलता हूँ कि बच्चों के साथ शिमला होके आओ, हम लोग तुम्हारा विजिट स्पॉन्सर भी करेंगे। साहब मेरे पास टाइम नहीं है। मैं उसको बहुत मोटिवेट करता हूँ कि घुमा के लाओ। अच्छा मैं जाऊंगा 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 करता है। तो मुझे पता है एक बार वो जाएगा तो उसकी लाइफ और उसके बच्चों की लाइफ इंप्रूव होएगी। तो करना चाहिए ट्रैवल। इमोशनल इंटेलिजेंस, यू टॉक अबाउट इट ऑफन, ये क्या है और इसका कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं टू मेक आवर लाइफ्स बेटर? आई थिंक इट्स वेरी वेरी हायर लेवल कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसके सामने क्या बोलना है, कहाँ पे आपको कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कहाँ पे आपको अपना इमोशंस को कंट्रोल करना है और कहाँ पे आपने एक्सप्रेस करना है। ये एक इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी सीख सकता है। डैनियल गोलमैन इसके गुरु हैं, वो 7 टाइप्स के एस्पेक्ट्स बताते हैं। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्फ अवेयरनेस, कि मुझे गुस्सा आता है तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे गुस्सा आता है, और ये चीज मुझे गुस्सा दिलाती है जो मेरे लिए नुकसानदायक है, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता। सो कैन आई कंट्रोल माई एंगर एट दैट टाइम विच आई यूजुअली लूज। सो इफ आई एनालाइज एंड इंट्रोस्पेक्ट तो मैं इंप्रूव हो जाऊंगा, वो इमोशनल इंटेलिजेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है फिर। तो मैं अपना इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क करूं कि मैं ज्यादातर मैं इरिटेटेड रहता हूं, मान लो कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं आया, वेट कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कामनेस के साथ मैं डील करूं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली टू express yourself positively, to control your emotions when you can, not say certain things in front of certain people, and say certain things in front of certain people. For example, मदर इन लॉ के सामने कई लोग नहीं वो बात कर सकते, आप अपने बॉस के सामने कुछ बातें नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके यार दोस्त हैं उनके सामने जो मर्जी करो। तो दैट अवेयरनेस, और फिर किसी को डांट रहे हैं, उसका जूनियर भी वहां पे है, वो ये नहीं देख रहा कि मुझे डांट रहे हैं, ही इज वरीड अबाउट द जूनियर, राइट? सो द बॉस नीड्स टू नो, ही हैज टू हैव द इमोशनल इंटेलिजेंस टू टेल दिस पर्सन इन फ्रंट ओनली ऑफ हिज कॉलीग्स और सीनियर्स, ही डजंट वांट द ह्यूमिलिएशन, राइट? तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस बॉस की है कि वो किसके सामने क्या बोलता है। तो दीज थिंग मैटर। बिल्कुल। एक ऐसा इमोशन है जिसे मैं चाहती हूँ कि ज़रूर समझने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए, दैट इज़ रोना। रोना कितना ज़रूरी है अगर हम जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं? आई थिंक रोना एक ह्यूमन ट्रेट है, एक ह्यूमन क्वालिटी है रादर। एनिमल्स भी आपने देखा, हमारे पास एक डॉग है, बीगल है। इवन आई डू हैव। यू हैव अ डॉग? बीगल ओनली? अच्छा, वेरी गुड। तो माय डॉटर ऑफन सेज कि ये जोई, उसका नाम है जोई, ये रोया है, ये रो के आया है। तो क्यों रो के आया है? उसको बिल्ली के पीछे भागना, तो बिल्ली नहीं पकड़ी गई तो रोया है, वो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट समटाइम्स ही मिसेस, जैसे वो गई हुई है बाहर थोड़े दिन के लिए, ही मिसेस हर, तो वो भी रोता है। तो ह्यूमन बीइंग्स डेफिनेटली बीइंग मोर सेंसिटिव नीड टू क्राई एट टाइम्स। इट इज एन आउटलेट, and your eyes are also purified if you cry. वो tears निकलते हैं तो टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। सो पहले वो पुरानी मूवीज होती थी जो रुला देती थी, अभी कोई रुलाने वाली नहीं आती, आजकल वो दूसरी तरह से रुलाती हैं, जब हम सोचते हैं यार ये कर क्या रहा है, मतलब रोना आता है उस पर। तो दैट क्राइंग इज अ ह्यूमन इमोशन। Men, women both do cry at times and should not hold back if you feel like.
It could be 5 years before you cried, since you cried last. तो फिर कुछ tear inducer पैदा करना पड़ेगा. क्योंकि अब बहुत ही लिमिटेड टाइम रह गया है हमारे पास, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कुछ की जो है इम्पोर्टेंट क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 2023 में खुश रहने के लिए. तमाम चैलेंजेस तो हमें पता है कि क्या होने वाला है 2023 में. शायद इकोनॉमी भी थोड़ा और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी, पॉलिटिक्स थोड़ा और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, और हमारी लाइफ की जो रेस है वो थोड़ा और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी. इसके बीच में 2023 में हम क्या ऐसा करें कि हम खुश रहे एवरी डे. आई थिंक इट्स अ चैलेंज बट इट कैन बी ओवरकम. दो व्यक्ति एक ही सिचुएशन में, एक दुखी एक खुश, उसका माइंडसेट ऐसा है, चैलेंज सेम है. तो मैंने अपने अंदर के चैलेंज को ही डिफीट करना है. वो चैलेंज क्या है कि मुझे ये चीज इरिटेट करती है, ये चीज का डर लगता है, ये चीज गुस्सा दिलाती है. इंट्रोस्पेक्शन के साथ मैं अपना माइंड एनालाइज करूं. संडे को बैठ के आपने राजमा चावल खा के सो गए, उठे तो क्या किया, उस टाइम सोचो कि ये चीज मुझे पूरे हफ्ते सताती रही. इट वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. जेलसी ऑफ समबडी और समबडी इज ट्रबलिंग मी, उसको मैं ज्यादा अफेक्ट हो रहा हूं. सो आई थिंक इट इज समथिंग आई नीड टू वर्क ऑन. चैलेंजेस पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इकोनॉमी का डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे ऊपर हो रहा है तो डेफिनेटली फर्क पड़ रहा है. मूव टुवर्ड स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, थेरेपी जो है, रीड बुक्स, मेडिटेट, spend out time outdoors with nature. Nature is beautiful. हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हाँ ये तो है ही, पेड़ पौधे क्या है. सो स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली. ये चैलेंजेस को ओवरकम करने में काम आएगा. और क्रिएटिविटी, जब हम नई सोच रखते हैं. बॉयज का हेयर स्टाइल आपने देखा होगा आजकल, कोई स्पाइक्स हैं, कोई इडली बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, बर्गर बना हुआ है सिर के ऊपर, तो उसको एक एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपने आप को नयापन ला रहा है. अब ग्रोन अप्स ज्यादातर नहीं कर सकते, बट कलर चेंज कर लिया, कोई और चेंज कर लिया, कोई आपने अपना कुछ नई हैबिट बना ली. सो आई थिंक न्यूनेस एंड इनोवेशन विल ब्रिंग अ लिटिल लेस ऑफ लो फीलिंग. सेकेंडली अपने ही ड्रॉबैक्स को पहचान के उनको कम करना, और चैलेंजेस को आने दो, फिर देखते हैं. हम भी मैदान में हैं, ऐसे सोच के लड़ना. लाइफ के साथ मतलब नेगेटिव्स के साथ लड़ना ही है ना, पॉजिटिव्स की जीत होनी है. सो आई थिंक पॉजिटिव पर्सन विल ऑलवेज विन द बैटल. बहुत बड़ी बात कही आपने कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार आप पॉजिटिव भी हैं लेकिन आपके आसपास इतने ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं कि ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट फाइटिंग एंड गिविंग अप एवरी डे. नहीं, इफ यू चेंज योरसेल्फ देन यू चेंज अदर्स. दैट्स व्हाट इट्स सेड. You can't change your family members who are negative. जी. आप उनको पॉजिटिविटी दिखाइए, अब से आप उन पे प्रोवोक मत होइए. यू वर्क ऑन योर सेल्फ कि मैंने अब वो जो बोलता है ना मेरा कजन, उसे मैंने नहीं रिएक्ट करना आपसे. या वो जो मेरा फ्रेंड है जो हमेशा रोता रहता है, रोंदू टाइप, मैं बच्चों को जब बता के टॉक देता हूँ, मैं बोलता हूँ आप दुखी आत्मा तो नहीं हो, हंसते हैं. दे रियलाइज कि दिस इज अ बैड ट्रेट, कंप्लेनिंग. सो आई थिंक चेंज योर सेल्फ. उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो भी अल्टीमेटली हार के फिर वो आपकी तरह ही हो जाएंगे. आप उनकी तरह क्यों हो रहे हैं अगर वो नेगेटिव है. दूसरी बात ये कि वी गिव आउट वाइब्स. वी टॉक्ड अबाउट वाइब्स. हाउ यू आर मैटर्स, नॉट व्हाट यू से. सो इफ यू आर दैट पॉजिटिव पर्सन, वॉक इनटू अ रूम, पीपल गेट दैट एनर्जी. अब हम हॉल में बैठे हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, गुड वाइब. मेरा शो भी है गुड वाइब शो. तो गुड वाइब्स इज व्हाट वी नीड टू एमिट. And that comes from our thinking. Thinking has to be positive. कभी-कभी low feel करना normal है, but then you bounce back. उसी में क्यों रहना है, bounce back each time. तो low feel अगर हम कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में भी complain नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. थोड़ा बहुत अपने best friend के साथ बात कर लो कि यार बहुत, but then don't go on and on and on and on and on. एक बारी उसको निकाल दो. उसके बाद आप positive चीजों में आ जाओ. वर्ल्ड कप देखो, म्यूजिक देखो, मूवी देखो, स्पोर्ट्स, ट्रैवलिंग, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिविटी, फ्रेंड्स, फैमिली. Yes. इन सब चीजों पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, ना कि सिर्फ कंप्लेनिंग में. बहुत बहुत थैंक यू आपका विवेक जी. आपसे हमने समझने की कोशिश की कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड और 2023 को हम खूबसूरत कैसे बना सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी.
थैंक यू सर। तो चर्चा द ट्रुथ में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि 2023 जो है आपके लिए उम्मीदों का नया सवेरा बनकर आएगा और ज़िंदगी में आपके खुशहाली भर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए।